बेसिकली एक हैबिट जो हर डायरेक्टर को छोड़ देनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ज़्यादा लोगों से सुनना नहीं चाहिए। टू मेनी बुक्स पॉइंट द ब्रॉड। एज अ डायरेक्टर अगर आप एआई सीख रहे हो तो ये आपके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए बेसिकली ज़रूरी है, मतलब कहते हैं ना जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या ये ज़रूरी है? ये तो इनोवेशन है ना, ये आपको सीखना है। एआई आपके स्टाइल को एनालाइज करके अगर आपकी जैसी ही पिक्चर बना दे तो आप बेसिकली इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे या एज अ कंसर्न देखोगे? अगर वो मेरी टाइप की फिल्म बना देगा तो भी मैं उसको चेक करूँगा एक बार। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि ऐसे फिल्म इंडस्ट्री का कौन सा मिथ है जिसको आप बाजी तोड़ना चाहेंगे? मिथ यही है कि आप बड़ी पिक्चर बनाएंगे तो उनको तो आपका फिर से नए एपिसोड में स्वागत है रेंडर बाय पॉडकास्ट में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सत्यजीत सर। सर, शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो सर थोड़ा आप अपने बारे में थोड़ा अपने हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरी हिस्ट्री जो शुरू होती है वो 1960s में होती है। मतलब मैं चाइल्ड एक्टर आया। तो मेरे फादर पंजाबी फ़िल्म्स के बहुत बड़े एक्टर थे, दिलजीत के नाम से। ये दस दिलजीत नहीं, दलजीत के नाम से। तो उन्होंने बहुत सारी पंजाबी फ़िल्में की, फिर वो यहाँ आए, डायरेक्टर बन गए। तो मेरा एक्चुअली कनेक्शन फ़िल्म लाइन के साथ रहा है क्योंकि मेरे फादर भी फ़िल्म में थे। तो 1965 में एक पिक्चर बनी थी मेरे लाल, उसमें मैंने एज़ अ चाइल्ड एक्टर काम किया था। उसके डायरेक्टर थे सत्येंद्र बोस। तो वो पिक्चर अच्छी चली और हिट हुई और उस तरह से मुझे चाइल्ड एक्टिंग में छोटे-छोटे रोल मिलने लगे। मैंने बहुत सारे 60s में और 70s में चाइल्ड एक्टर के रोल मैं करता गया। ओके। तो उस वक़्त मेरा नाम था मास्टर सत्यजीत। मास्टर सत्यजीत के नाम से मैं फ़ेमस था। उस वक़्त मैंने बहुत सारी फ़िल्में की थी जैसे कि शोर, अनुराग, हरिदर्शन, विदाई, ऐसी सब जो बहुत बड़ा। तो मैं 1970s का एक बहुत माना हुआ चाइल्ड एक्टर था और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने भी मुझे बुलाया था अनुराग देखने के बाद। तो उस वो दौर एक था, अलग था जब मैं चाइल्ड एक्टर था। काफ़ी सारे लोग मुझे अभी भी मास्टर सत्यजीत के नाम से ही जानते हैं और वो गाना सुना होगा उनका फूलों का तारों का सबका क्या है। तो वो जो बच्चा था, वो मैं था। अच्छा। देवानंद जी का जो बचपन का रोल किया था, वो मैंने किया था। और 1-2 मेरे गाने बहुत मशहूर हैं, एक प्यार का नगमा है, हाँ। वो बहुत मशहूर है। मनोज जी की फ़िल्म शोर, आज भी बजती है वो। एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल, राज कपूर जी के साथ। तो मैंने एज़ अ चाइल्ड एक्टर मैंने मेरा बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा। फिर जब मैं बड़ा हो गया, फिर मैंने एज़ अ हीरो भी काम किया पहेली राजश्री की फ़िल्म में। उसका बहुत एक गाना हिट था, बिजली बरसे टापुर टुपुर। अच्छा। और वो पिक्चर अच्छी गई थी, मगर फिर मैं क्योंकि मैं बहुत यंग था, 17 साल का था, या मतलब ना मैं यंग था, ना मैं चाइल्ड एक्टर था, तो मुझे गैप आ गया। फिर गैप के बाद मैंने बहुत सारी फ़िल्में की इंक्लूडिंग अर्जुन, सनी देओल के साथ सपोर्टिंग में। अर्जुन बहुत अच्छी पिक्चर थी, शोला शबनम, दुलारा, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में मैंने की, डकैत। तो वो फ़िल्में करने के बाद एज़ अ चाइल्ड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर मैं करता गया। फिर मुझे मतलब जिस तरीके से टाइपकास्ट कर दिया गया था कि हर पिक्चर में दोस्त है, मर जाता है, ये टाइपकास्ट हो गया था। हर पिक्चर में मैं एंटर करता था, मर जाता था फटाफट। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला अब ये टाइपकास्ट छोड़ दूँगा, तो मेरा एक गैप आ गया। वो गैप के अंदर मेरा पहले से रुझान था राइटिंग में, डायरेक्शन। मेरे डैडी थे डायरेक्टर। मैंने उनके साथ काफ़ी कुछ सीखा था। तो मैं एज़ एन असिस्टेंट जेपी दत्ता जी के साथ यहाँ-वहाँ करते मैं डायरेक्शन में आ गया। और मैंने एक सीरियल डायरेक्ट की उस वक़्त हिंदुस्तानी पुनीत जी के साथ मिलके। पुनीत मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, पुनीत इस साहब। तो उनके साथ मैंने राइट भी किया और को-डायरेक्ट भी किया। फिर मैंने अपना सीरियल बनाया चैंपियन डीडी टू पे, जो बहुत अच्छा हिट हुआ। हाँ। तो उसके बाद आपने देखा होगा डीडी टू में एक फ़ास्ट बुलेट की कहानी, फिर वो हिंदी में भी बनी। मतलब पहले अख्तर की वो पिक्चर बनी। तो मतलब एज़ अ डायरेक्टर, राइटर मैंने अपना काम शुरू कर दिया और एक्टिंग से थोड़ा बहुत दूरी हो गई। ओके। और ऐसा भी था कि कुछ टाइम मेरा एक साइड बेल्स राशि के लिए पैरेलल हो गया था। तो मैं कुछ 4-5 साल एक्टिंग नहीं कर पाया। ये साइड जो था मेरा पैरेलल हो गया। तो फिर मैंने एक्टिंग काफ़ी छोड़ दी। आता भी था तो नहीं करता था। वो करते-करते फिर मैं डायरेक्टर बन गया। डायरेक्टर में मैंने एक पंजाबी फ़िल्म डायरेक्ट की, बॉर्न टू बी किंग, जो हिंदी और इंग्लिश थी। उसमें सोनम बाजवा थी
और उसका एक्चुअली डेब्यू था सोनम बाजवा का। अच्छा। पुनीत भी था, हमने लंदन जाके शूट की थी। और फिर मुंडा रॉकस्टार तो आप भी थे उसमें एज स्पेशल इफेक्ट्स। तो मुंडा रॉकस्टार बनी, फिर मुंडा रॉकस्टार अच्छी गई। अब मैं आगे डायरेक्शन का प्लान कर रहा हूँ, हिंदी का भी करूंगा डायरेक्शन। अभी प्लानिंग अच्छी चल रही है, सब्जेक्ट पे काम चल रहा बेसिकली देखा जाए तो सर आपकी जर्नी मतलब काफ़ी मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ही रही है, काफ़ी है। बहुत लंबी रही। बहुत लंबी रही है। और अगर गवर्नमेंट होता, मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा था, रिटायर हो चुका था। रिटायरमेंट प्लान नहीं चुका। रिटायरमेंट प्लान बन चुका। तो सर मतलब जैसे आपने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है, आज आप एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहे हो, तो मतलब आपने 60s के टाइम की इंडस्ट्री भी देख रही है और आप 2026 की भी जर्नी देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, क्या डिफरेंस आ गया है हमारे इंडस्ट्री में? बहुत ज्यादा देखो, जिंदगी चेंज है, हर चीज चेंज हो जाती है। मैंने जब काम किया था ब्लैक एंड व्हाइट की फिल्में बनती थी, हाँ। मिचल कैमरा होते थे। आज आप मेरे को शूट कर रहे हो आईफोन पे, आईफोन की पिक्चरें रिलीज हो रही है, करेक्ट। और वो शिफ्ट होता था, मतलब कैमरामैन डायरेक्ट नहीं दिख सकता था, उसको शिफ्ट करके व्यू फाइंडर से देखना पड़ता था, और प्लेसिंग वो उससे करता था। और हमारी जो आज आप बोलते हो कि सिंक साउंड हम करते थे। हमारी डबिंग वबिंग नहीं होती थी, स्ट्रेट हम लोग स्टूडियो में शूट करते थे, वही साउंड यूज की जाती थी। अगर हम आउटडोर शूट करते थे तो वो डब करते थे, और वो भी लूप लूप चलता था, अच्छा। जो बहुत डिफिकल्ट होता है। लूप के साथ मैच करना मतलब आपको लिप टू लिप मैच करना है। आजकल तो क्या लिप भी वो आगे पीछे करके मैच कर लेते हैं। आपने यहाँ क्या डायलॉग बोला है, हाँ। तो आपने ये हाँ बोला है, तो हाँ को आगे पीछे करके मैच, उस टाइम मैच आपको लिप टू लिप ही बोलना पड़ता था, उसी एक्सप्रेशन में बोलना पड़ता था, उसी जहां आपने छोड़ा है वहीं पकड़ना था। तो डबिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी। इसलिए हमने जब वो डबिंग करी है ना लूप वाली, ये डबिंग हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। आप को बैठा दो, मैं आधे घंटे में पूरी पिक्चर डब कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता था। लूप चलता था, डायलॉग का लूप चलता था, एक सीन का एक शॉट का लूप चलता था, ऐसा होता। अब मुसा फिर वो मतलब देखा जाए तो सर शूट के बाद का भी जो था प्रोसेस की नेगेटिव्स में आते थे, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस होता। मतलब अभी एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत आसान हो गई। मोबिला होता था आपका, वो हम उस पे काटते थे, क्या कहते हैं हम, ये कटिंग की मशीन होती थी, वो अलग होती थी। हाइपो लगता था, मतलब वो फिल्म काटी, फिर आपने हाइपो लगाया, हाइपो लगा तो जोड़ा, तो वो शॉट जुड़ गया। एक शॉट और दूसरे शॉट में आपको काटना पड़ता था, हाइपो लगाया तो जोड़ना पड़ता था। कभी कभी हाइपो छूट जाता था, तो चलते चलते आपका रशीद में टक पिक्चर बंद हो गई। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। बिल्कुल स्टीम बैग होता था उस हमारे में। अच्छा। स्टीम बैग वो आया था, तो मोबिला मोबिला होता था, वो पैर से चलता था, टक 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 टक। अच्छा। आप पिक्चर पैर से चला रहे हो, मतलब एडिट एडिट पैर से कर दो, ये पैर भी चल रहा है और ये भी चल रहा है साथ में। अच्छा। फिर स्टीम बैग आया, तो स्टीम बैग में आप अपने उंगलियों से चला रहे हैं, जैसे आजकल थोड़ा कंप्यूटर है। मगर वो पिक्चर बनाने में और आज की पिक्चर बनाने में मजा अलग था, क्योंकि डायरेक्टर को एक एक फ्रेम खुद बैठ के काटना पड़ता था। आजकल तो एडिटर को दे दो, वो एक अपना लॉक कर दे, अपना एडिटर करके दे देता है। हाँ, बेसिकली एक लाइनअप बना दिया फिर आपने देखा बोला ये इसको इधर कर दो। मगर वहां पे पिक्चर बनती थी, फिर बनती थी, फिर बनती थी, फिर एक फाइनल होता था। एक राइटर ने लिख दिया, एक शूट हो गया, एक फिर ये लग, तो डायरेक्टर को और राइटर को पिक्चर को बेटर करने के बहुत चांसेस थे। अच्छा। आजकल तो लॉग हो गया तो लॉग हो गया, बट आप क्या कर लोगे मैक्सिमम। तो ऐसे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मेकअप रूम में बैठते थे, हमको मेकअप रूम बैठता था, वैनिटी वैन तो मिलती नहीं थी। वो तो अभी का शोशा हो गया भाई, वैनिटी वैन आ रही है, हर किसी को चाहिए। एक में जिम है, एक में खाना पक रहा है, एक में फलाना हो रहा है, फिर एक मेकअप रूम है। हमारा तो एक मेकअप रूम होता था, कभी कभी शेयर करना पड़ता था। और आउटडोर शूट हुई तो मेकअप रूम भी नहीं है। कोई बात। हमने रास्ते में चेंज किया है, मैंने कई बार ऐसे हुआ है, लड़कियों ने किया। एम्बेसडर गाड़ी में गए, गाड़ी पार्क की, उसके पीछे जाके कपड़े बदल दिए। तो ये सब चीजें थी उस टाइम पे, जो फिल्में बनती थी वो इस तरह से बनती थी, और एडवेंचरस होता था। ये सारी चीजें एडवेंचर, जैसे मेरे को अशोक कुमार जी ने बोला था कि पहले तो प्लेबैक भी नहीं होता था। हाँ चलो। अशोक कुमार जी को जो लिया गया था, वो क्योंकि वो गाते थे, एक्टिंग उनको आती नहीं थी। गाओ, तो गाना क्या, तबलची यहाँ बैठा है, वायलिन वाला वहां बैठा है, वायलिन तो होती नहीं थी, वो जो उधर सब बैठे। अब स्टार्ट हुआ, गाना स्टार्ट होता है, अपने पूरे में गाना भी गा दिया और सीन भी हो गया, एक ही साथ। कट हो गया, वापस से गाओ।
तो बोलते अभी एक एक गाना झाड़ में गा रहे, कवलची जो है वो पानी में तबला बजा रहे, सडनली धड़ धड़ कुछ और ही बजा रहे, मतलब क्यों, बोला मेरे मेरे धोती में मच्छी घुस गई भाई। तो अब वो हमारे से पहले थे, उन्होंने ऐसी फिल्म न बनाई। बट पता से पहले एक तरीके से मैं भी ये चीज़ देखता हूँ ना, पहले की फिल्में ना जिसको हम बोल सकते हैं कि सिनेमा था वो, हाँ, और आजकल बहुत ज़्यादा फिल्में कमर्शियलाइज हो गई है। बहुत कमर्शियल हो गई हैं। और जो एक, देखो मैं आपको हमेशा सबको ये बोलता हूँ, पिक्चर जो होती है ना, वो दिमाग से कम बनती है, पिक्चर दिल से बनती है। आपका पैशन होगा ना, तो ही पिक्चर बनी। दिमाग से आप बनोगे ये मेरी स्टार कास्ट है, ये फलाना है, मैं पैसे डालूंगा इतने में आ जाएगी, एक दिन में मैं 6 सीन शूट करूंगा और वैसे पिक्चर नहीं बनती है। एक्चुअली आजकल एक तो प्रेशर भी होता है ना, नहीं रह- मुझे करना ही करना है ऐसा। कमाल अमरोही जी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा मुझे एक शॉट चाहिए था जहाँ पे मीना कुमारी जी सुबह सुबह आती है इधर मजाल पे, जहाँ पे कब्र है, मुझे फॉग चाहिए थी, फॉग। बोलते मैं 1 महीना वेट किया उस शॉट के लिए, मैं रोज सुबह जाता था, फॉग नहीं थी, अच्छा, मैं रोज सुबह जाता था, 1 महीने के बाद फॉग आई और वो उन्होंने शॉट लिया, रियल फॉर्म। रियल फॉग। तो उस शॉट की इंटेंसिटी आप देखना कभी भी नकली फॉग से बेटर हुई, क्योंकि एक्टर को मालूम है ये रियल है, मैंने 1 महीना वेट किया इसके लिए, वो जो फीलिंग आएगी ना, वो आपको दिखती है इसके। डिफरेंसेस तो होते हैं। आज की फिल्में क्या सरफेस लेवल पे बन रही है। हाँ मेरे को अभी बैंकॉक चाहिए तो मैं बैंकॉक पीछे बड़ा कर लूंगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आप बैंकॉक जाओगे, वहाँ का स्मेल, वहाँ का साउंड, वहाँ के लोग, वहाँ का, आपका एटीट्यूड, आपका स्टांस चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आप लोकल लोगों के साथ, जैसे अमेरिकन है, आप उनके साथ बात करो, आप सीधे तरह यू कांट टॉक इन, यू हैव टू रोल योर टंग। हम्म, बिल्कुल। वो सारी फीलिंग्स चली गई, तो बहुत सारी चेंजेस हुई। तो सर जैसे मतलब आप राइटिंग भी करते हो, हाँ, तो जब आप कभी कुछ राइट करते हो, कुछ स्टोरी लिखते हो, तो आपके दिमाग में ये भी तो होता होगा कि मैं एक डायरेक्टर भी हूँ। हाँ। तो आप उस स्टोरी को किस हिसाब से मतलब मॉडिफाई करते हो या सोचते हो कि भाई मैं इसको डायरेक्शन भी करूंगा उस हिसाब से? देखो, डायरेक्टर और राइटर होना बहुत अच्छा है, देखो डायरेक्टर को पता होता है कि ये चीज ऐसे लगेगी स्क्रीन पे, और जो चीज आप लिख सकते हो वो आप शूट कर सकते हो। याद रखना ये बात, जो थॉट आपने लिख लिया ना, वो आप शूट कर सकते हो, है ना। तो आपको पता है कि ये, मैं शायद ये स्क्रीन पे इतना अच्छा नहीं आएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसको मुझको इस तरह चेंज करना होता है। तो एज अ राइटर डायरेक्टर होने का ये फायदा होता है, आपको पता होता है कि ये विजन मेरे को लाने के लिए इतना 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 टाइम जाएगा, पैसा खर्चा होगा, जो भी होगा, या पैसा खर्चा हुआ, जो भी खर्चा हुआ, ये मुझे सूट करता है, ये मैं करूंगा। आप शॉर्ट शॉर्ट क्लियर होते हो, इसलिए आप देखना ज्यादातर जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो राइटर्स ही हिट होते हैं। हाँ, ये तो है। आज हम उठा के देख लो, संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी, ये सब राइटर है और ये डायरेक्टर बन गए। अभी आदित्य दार भी हम्म, बेसिकली राइटर है, हाँ फिर पिक्चर बनाएगा, वो हमेशा अच्छी पिक्चर बनाएगा। बिल्कुल, अपना कॉन्सेप्ट होता है तो अपनी उसको अपना अपना विजन रहता है, उसको पता होता है मेरे को, अपने मुंडा रॉकस्टार थी, मुझको मालूम था ये ऐसे ऐसा ऐसा होना है। अगर मैं विजन से 60% भी बना गया ना, तो दिख जाए। 100% आज तक कोई बना नहीं पाए, 100% आपका विजन या 100% ओके शॉट आज तक दुनिया में कभी हुआ ही नहीं है। आपको 60%, 50% भी अगर मिल गया, तो आप वो ला सकते हो उसको। तो सर इससे ही रिलेटेड मेरा एक सवाल है, जैसे मैक्सिमम टाइम पे हम देखते क्या है कि स्टोरी पे पिक्चर हमारी कुछ और होती है। हाँ, जैसे हम सेट पे पहुंचते हैं वहां पे मे बी सारे सीन डायलॉग्स ऐसे सारे चीजें इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। तो मतलब ये बेसिकली क्या है, एक अच्छा साइन होता है पिक्चर के लिए या कैसा? नहीं देखो, ये इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज है, अगर तो इम्प्रोवाइज हो रहा है तो बहुत अच्छे। आप लकीर के फकीर नहीं बन सकते कि मैंने ये लिख दिया भाई, ये तो खुदा का हर्फ है, इसके आगे यही होगा। नहीं। अगर आपको लगता है गजब इसने बोल दिया बेटर है, कभी कभी एक्टर भी कुछ कर जाते हैं, बिल्कुल। इम्प्रोवाइज कर जाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करो। मगर आपको लगता है आपकी कन्विक्शन जा रही है कहीं पे, वो गड़बड़ है।
हाँ, बेसिकली जो आपने सोचा था। मैंने तो सोचा ना वो नहीं हो रहा है और मैं शूट करते जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इम्प्रोवाइजेशन चाहिए और मेरी कन्विक्शन ही नहीं है, वो गड़बड़ है। तो आपको एक 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 थिन लाइन है, आपको देखो ये बेटर हो रहा है या ये गलत हो रहा है, उतना आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बेटर हो रहा है, गो फॉर इट। आपको लग रहा है ये गड़बड़ हो रहा है, मेरी कन्विक्शन ही करेक्ट थी, तो यू हैव टू मेक द कॉल। और वहां आपकी डायरेक्शन काउंट है, वहां आपको डायरेक्टर का बेसिक काम है डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। वो अगर डिसीजन गलत ले लेगा सब गलत हो जाएगा। हाँ, बेसिकली डायरेक्टर कहते हैं ना, पूरी यूनिट का बेसिकली। यस। हमारे डायरेक्टर से एक बार हमारी बात भी हो रही थी, एक डायरेक्टर ने मेरे को बोला था हाँ, कि फिल्म ना, डायरेक्टर का काम क्या है, एक्शन कट बोलना। करेक्ट ठीक है, लोगों को जो लगता है बेसिकली कि डायरेक्टर क्या करता होता है, एक्शन एंड कट। करेक्ट बट अगर ये होता तो ये काम तुम भी कर सकते हो। करेक्ट। लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट्स को लेके, एक्टर एक्ट्रेस को लेके हैंडल करना, बेसिकली एज अ मैनेजर यस, काम करते हैं हम। ही इज द कोच। हाँ, बेसिकली देखो आपने अपने फुटबॉल मैच देखा ना? कैप्टन ऑफ द शिप। नहीं, जैसे फुटबॉल मैच में कोच है। हाँ। आज स्पेन क्यों जीती? आज स्पेन क्यों जीती? उनका कोच बहुत कमीना है। अच्छा। उसने एक बहुत बड़े प्लेयर को, लियोन मेसी को स्पेक्टेटर बना दिया। वो एक घूम रहा था, उसको एक बॉल नहीं मिली। लियोन मेसी को अगर बॉल मिले और वो गोल ना करे, बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। मगर कोच ने उसको इस तरह से जैम कर दिया कि उसको एक बॉल मिली ही नहीं पूरे मैच में। आखिर में बस फ्लूक से मिली तो गोल होने वाला। वो काम डायरेक्टर का है, बिल्कुल। पूरी प्लानिंग, एक एक हैंड पिक, म्यूजिक डायरेक्टर, एडिटर, स्पेशल इफेक्ट वाला, वो सब उसकी पिकिंग है। उसमें हमने एक गलती कर दी, कैमरा बन बेवकूफ ले लिया आपने, वो आपकी पूरी पिक्चर बिगाड़ देगा। तो ये डिपार्टमेंट। कैप्टन इज द कोच एंड कैप्टन, ही इज गोइंग टू गाइड यू। मुझे आपके स्पेशल इफेक्ट का जीरो पता है, मगर मैं आपको पता तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। हाँ, अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर नहीं होगा, मुझे कोई नहीं आता स्पेशल। मुझे अगर आप बोलोगे कि आप बोलोगे कैमरा का, कैमरे की काफी चीजें मुझे मालूम है, मगर न्यूआंसेस जो है मुझे नहीं मालूम है। वो मेरा कैमरा मैन मुझे दिखाएगा तो मुझे ये पिकअप करना है या नहीं करना है, वो मेरे हाथ। जी। तो डायरेक्टर का यही काम है। सही। तो सर मतलब अभी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो तकरीबन 50-60 ईयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में, हाँ, अप्रोक्सीमेटली। मैं 5 इयर्स का था, काम शुरू किया 65 को। अच्छा, आपने 5 ईयर से ही काम चालू। हाँ, 5 में 5 साल का था। 1965 में मेरे लाल लगी। अच्छा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स। 60 ईयर ब्लैक एंड व्हाइट से लेके आज तक। तो मतलब से कि 60 ईयर्स में जैसे आपके पास तो चलिए मतलब भगवान की दया से बचपन से ही आपके पास में काम रहा है। हाँ, बट कभी इन बिटवीन ऐसा कुछ आपने फेस करा हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो आपको कि यार। नहीं, मेरे पास बहुत सारी फेजेस लाइफ में है जब इन पर बिल्कुल काम नहीं रहा। वो तो एक तो आपने अपने मेडिकल का बताया। हाँ, मेडिकल का भी रहा है, काम नहीं मिला है क्योंकि मैं टाइप कास्ट था, मेरे को बिल्कुल काम नहीं मिला, मैं रिफ्यूज करने लगा। ऐसे फेजेस मेरे लाइफ में बहुत आए कि 3-3, 4-4, 5-5 साल मेरे पास काम नहीं रहा। मगर यही बात है, यहाँ से बनता है आपका पैशन क्या है, आप क्या चाहते हो। मैं जाके कहीं पे छोटे मोटे रोल भी कर सकता था, मेरा कोई ईगो नहीं है, मगर मुझे मालूम था मेरे को उसमें खुशी मिलने वाली नहीं है। शायद पैसे मिल जाएंगे मेरे को, मगर जब मैं जाके सोऊंगा तो मैं शायद सो नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। मुझे जो करना है मुझे वही करना है। Passion। मुझे अगर पिक्चरें बनानी है, मैं पिक्चरें ही बनाऊंगा। मैं किसी का असिस्टेंट बनने को तैयार था, मैं असिस्टेंट भी, मगर मैंने पुनीत के साथ ही असिस्टेंट ही कर ली। समझ रहे हो? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जो लड़ाई है आपकी, आज आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े एक्टर बन गए, बड़े डायरेक्टर बन गए, इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है जब तक ये मरेंगे नहीं, क्योंकि इनको उस जगह पे रहने के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई है। हाँ, फाइट है ऑलवेज। हाँ, अपने एक जगह पे टिके आज रहो। सलमान को, शाहरुख को, आमिर को वहां रहने के लिए बहुत घमासान लड़ाई है। पीछे नए लड़के आ रहे हैं, पीछे नए न्यू स्टोरीज आ रही है। आपको उतना फिट रहना है, आपको मेंटली उतना फिट रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मजाक नहीं, मतलब बात ये है कि यू हैव साइंड अप फॉर इट। आपने अपनी जिंदगी में ये साइन किया कि ये सब देखना है मैंने, उससे घबराना नहीं, उसको फेस करना है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लोग कहते नहीं कि एक सक्सेस
हर किसी को एक सक्सेसफुल इंसान बनना है Correct. या मेरे को लाइफ में सक्सेस करना है, लेकिन अगर जब आप उस सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो, स्टेज पे पहुंचते हो, वहां पहुंचना और डिफिकल्ट और वहां पहुंच के रहना और डिफिकल्ट डिफिकल्ट है एक्चुअली कि मतलब सालों साल वहां पे टिके रहना। और डिफिकल्ट। मतलब जैसे एग्जांपल, जैसे शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड, यस, उनको कब से हम किंग ऑफ बॉलीवुड जान रहे हैं, आज भी वो किंग ऑफ बॉलीवुड। बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइस हो। शाहरुख की लाइफ, सलमान की लाइफ, जो भी अमित जी की लाइफ, इनकी लाइफ सैक्रिफाइड है। इन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया ये करने पे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियस बात। बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, वाइफ के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। आपको 24/7 देखना है, मैं बेटर कैसे हूँ, मैं अच्छा कैसे लगूं, अगली पिक्चर में मैं अपना बेंच मार्क कैसे क्रॉस करूं। तो ये सारी चीजें हैं, मगर बात वही आती है, उसका मजा कुछ और, वो एंजॉय करते हो। लोगों का सारे करोड़ों लोगों का प्यार है उनके साथ है, मतलब ये कुल पागलों की तरह लोग चाहते हैं। उन्होंने किया भी है इतना। उनको देखो, अल्टीमेटली आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, उनका आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। देखो सारी चीजें लक है। बिल्कुल। बैठे बैठे जो होता है, बोलता है आदमी फट से 1 लाख मिला हो गया, मगर उसको कंटिन्यू करना, उसको रखना, वो आप पे है। अक्षय कुमार की मैंने एक इंटरव्यू देखी थी, तो उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आई थी कि मेहनत ना हर कोई करता है, या रोड पे जो काम करते हैं वो भी कर रहे हैं। वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से 70% लक होता है, 30% मेहनत होता है। बिल्कुल। तो ये चीज मैं बिलीव करता हूँ, उनका ऐसा कहना था। तो मतलब ये एक्चुअली इसमें सच्चाई कितनी है? मैं तो बोलता हूँ 80% मेहनत होती है, 20% लक होती है। हाँ। अगर आपको लक ने बना दिया और आपने मेहनत नहीं की, तो आप शॉर्ट फेलियर होंगे। उसकी कोई मतलब, वो मैं किसी किताब में भी नहीं लिखा है और कहीं पे वो भी नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सक्सेस आपका साथ छोड़ देगी। बैठे बैठे सक्सेस नहीं मिलती। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कहीं भी, क्रिकेटर, फुटबॉलर, एक्टर, मिनिस्टर, आज जो हमारी गवर्नमेंट है, वहां पे कोई बैठ जाए जाके, भाई मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर, बैठ गया, तो उड़ जाएगा वो। उसको उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 5 बजे से उठ के रात के 3 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो वो वहां टिकेगा। एक जगह टिकने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो आप बहुत लकी हो, या तो आपको आपको बोलते हैं ना सिल्वर स्पून लेके आते हैं नेपोटिज्म में, उनको भी करनी पड़ेगी। तो सर ये नेपोटिज्म जैसे ना, मतलब मेरा एक सवाल इससे रिलेटेड था कि वैसे बहुत सारे यंगस्टर्स आज के डेट पे आते हैं, करेक्ट। काम करते हैं, बट हो सकता है वो एक फिल्म उनकी बहुत अच्छी हिट हो गई, वो चले, दूसरी तीसरी पिक्चर करे, फिर धीरे धीरे करके ना वो आउट, ग्राफ उनका डाउन हो जाता है और वो आउट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें कुछ उनका लक है या उनकी मेहनत है या कुछ ऐसी सच्चाई है इंडस्ट्री की, जो बोलिए। लक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका टाइम लिखा है। देखो वक्त जब होता है ना, बोलते हैं जब इंसान का वक्त आता है ना, उसको लगता है मैं नो एंट्री में घुस गया, हर चीज मेरी तरफ आई, एवरीथिंग इज कमिंग माई वे। और जब बुरा टाइम आता है, तो आप ऐसी जगह भाग रहे हो, सब गाड़ियां आपको पास कर रही हैं, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, सब निकल रहा है सामने से, कुछ नहीं कर पा रहे। ये लाइफ है। मगर यंगस्टर्स को मैं ये बोलूंगा कि जिसका ग्राफ जैसे नीचे जाता है, इनकी गाइडेंस करने वाले जो के आसपास लोग होते हैं ना, वो इनको मिसगाइड करना शुरू कर। बिल्कुल। वही यंगस्टर के पास आप एक स्क्रिप्ट रखो, वो पढ़ेगा भी नहीं कर दे, उसको कोई नॉलेज, उसको तो नहीं पता ना ऐसा ऐसा कि क्या, उसको लगेगा अच्छा ये बोल मैं करना चाहता हूँ। अरे होता क्या है, मैंने किसी को ऑफर की, उसकी टीम आके स्क्रिप्ट पढ़ रही है, उसमें से एक आदमी मुझे पसंद, वो मुझको पसंद ही नहीं करता है पर्सनली, नहीं सर ये बहुत गलत स्क्रिप्ट है, उससे पढ़ी नहीं। उसने किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। अपनी कन्विक्शन, अपने दिल का काम ये लोग नहीं कर रहे। पहले अगर मेरी पिक्चर बनती थी तो धर्म जी के पास जाके लोग डायरेक्शन देते थे। आज की डेट में धर्म जी तक आप पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल, वाया 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 वाया। आप अक्षय के पास, आप किसी के पास नहीं पहुंच सकते। 10 आदमी आपको रोक देंगे। होता क्या है, रॉन्ग डिसीजन अगेन, फिर उनकी पिक्चर पिटती है, फिर वाव पे जाते हैं। शायद यही किस्मत थी उनकी, उसकी किस्मत में लिखा था ये होने वाला है। तो ये बहुत ही, बोलते ना, एक राउंड सर्कल है। हाँ। मगर इतना जरूर है, अगेन मैं बोलूंगा, भेजे से काम मत करो।
अपनी इंट्यूशन से काम करो। योर हार्ट शुड रूल योर ब्रेन शुड नॉट रूल योर हार्ट, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क। पेंटर जब ब्रश करता है ना, वो दिमाग की नहीं सुनता है, उसके दिल में आता है कि ये यहाँ पे रेड डालता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन डालूंगा, यहाँ वो भेजा तो काम कर रहे हैं, अगर यहाँ काम कर। सर एक सवाल बेसिकली मेरा उससे सवाल क्या बेसिकली मुझे को जानना था पर्सनली भी कि जैसे आपने बचपन में फायर मतलब 5 ईयर से बच्चे को ये पता नहीं होता कि स्कूल जाना है या क्या करना है क्या नहीं करना है, तब से आप काम कर रहे हो। यस। तो एक एज में जब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 15 15 16 ईयर्स के जब आप हुए हो गए, हाँ, तब आपको ऐसा लगता था कि यार ये मतलब मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि अभिशाप है कि भाई मेरे को अब बचपन से ही काम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं उस दिमाग में ऐसा? नहीं नहीं, कभी नहीं। देखो, मैंने जो लाइफ देखी एज अ चाइल्ड है, वो अब कोई दूसरा बच्चा देख नहीं सकता। और जाके सुनो, प्रेसिडेंट के साथ बैठा हूँ, कभी बाला साहब ठाकरे के साथ बैठा हूँ, कभी मैं राज कपूर के साथ बैठा हूँ, कभी मैं मनोज जी के साथ बैठा हूँ। कौन सा बच्चा देखेगा ऐसी लाइफ में? कौन देख सकता है ऐसी लाइफ? मैंने देखी है, जूलियस नेतृत्व देखी है, सचिन, हम सचिन तो लाइफ देखी है। मैं तो बैठ के वो सोचता, मेमोरी रूम में मैं बहुत खुश करती कि मैं ऐसे ऐसे टाइम पे मैंने ऐसा काम कर गया हूँ। क्योंकि अब चाइल्ड एक्टर भी खत्म हो गए, चाइल्ड एक्टर भी नहीं रहे, ना रहेंगे। अब वो एक फिल्म में आते हैं, दूसरे कई साल बता। हम हिस्ट्री है, हम लोग हिस्ट्री है, मैं और सचिन और अलंकार और ये लोग, हम लोग हिस्ट्री है। जब कभी हिस्ट्री में चाइल्ड एक्टरों की बात होगी, हमारा ही नाम लिया जाएगा, यंग जवानों का किसी का नाम नहीं आएगा ना, क्योंकि इतना होने ही नहीं वाला है। और ये चेंज हो जाते हैं हर 2 3 पिक्चर के बाद। टीवी सीरियल, टीवी सीरियल में उन्होंने किया, 1 साल काम किया, फिर आउट हो गए चाइल्ड एक्टर। हम तो एंड से दिमाग में, हम कल्चर में घुस गए। हिंदुस्तान की कल्चर में जब फूलों का तारों का बजेगा ना, फूलों का तारों का जब बजेगा, जब बजेगा, मैं याद आऊंगा। अरे तो अभी 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 आ रही है वापस से राखी, रक्षाबंधन में इंडिया में वो गाना ना बजे हो ही नहीं सकता। रील्स बनेगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, लाइफ लॉन्ग का करा है। एवरग्रीन सॉन्ग। एक दिन बीत जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे प्यारे, एवरग्रीन सॉन्ग। मुझे खुद को बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद वो तेरा जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हाँ। उससे बड़ा गाना ही नहीं है। जय जय नारायण नारायण हरि बड़ा भजन। मैं लॉस एंजलिस गया, मैं कहीं जहाँ मंदिर एंटर करता हूँ, जय जय नारायण नारायण हरि बजता हो। कुछ गाने हैं जो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जैसे आपने जितने भी गाने बताए वो सब मेरे फेवरेट्स में से। यस। और अभी आने वाले समय राखी आएगी तो मेरी बहनें सब लोग तारों का सबका वही गानों पे रील बनेगा, वही गाते थे ये हो गए। तो मतलब एवरग्रीन। अच्छा सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने सचिन का नाम लिया, सचिन आप सचिन पिलगांवकर सर की बात, जी जी, मुझे वो एक्चुअली बहुत पसंद है, बहुत मतलब उनकी एक्टिंग भी मुझे बहुत पसंद है। उनकी एक पिक्चर आई थी याद है नदिया के पार, बहुत अच्छा काम किया। तो हमारे उधर तो ऐसा होता था कि भाई वो पिक्चर हर हफ्ते संडे को लगनी है। सचिन बहुत बड़ा हीरो था अपने टाइम का, सचिन बहुत बड़ा हीरो था, उसने अच्छा काम किया। और वो बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत सेंसिटिव एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। स्टेज से भी किया है, चाइल्ड एक्टर भी, बहुत अच्छा एक्टर है। तो आपकी एक पिक्चर आई थी अनुराग, हाँ, आई थिंक वो 72, 1972 में आई थी। बहुत अहम पिक्चर थी मेरे को। हाँ, तो वो पिक्चर जो इमोशनल पिक्चर थी, जबरदस्त। ठीक है? तो वैसी पिक्चर ही अगर आज के डेट पे रिलीज हो तो क्या मतलब आज का ऑडियंस उसका एक्सेप्ट करेगी? आपको क्या लगता है? देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, कन्विक्शन पे। आप अगर ऐसी पिक्चर बनाओ, वो ऑडियंस एक्सेप्ट कर, ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस वही करेगी जो आप उसको दिखाओगे। बिल्कुल ऑब्वियस सर। आप कंसीव ही नहीं करोगे, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। मगर अगर आप देखा जाए तो सब्जेक्ट कितना जबरदस्त सब्जेक्ट है। एक बच्चा है, अपनी आंखें देना चाहता है, उसको कैंसर हो जाता है, अपनी बहन जो देख नहीं सकती है, मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन को अपनी आंखें दे जाता है। इसका किस्सा मैं हमेशा बताता हूँ कि एक बार मैं बीच में भाग रहा था, जॉगिंग कर रहा था, तो मैं 17 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ। एक आदमी मेरे साथ जॉग करने लगा, पीछे पीछे मेरे, पैंट शर्ट में। तो मैंने देखा, मैंने उसको वेव किया, उसने भी मेरे को वेव किया, करने लगा। वो जॉगिंग करते जा रहे। मैंने बोला यार इसकी, और बाद में वो हाँफने लगा बुरी तरह से। तो मैं जब रुक गया, मैं उसके पास गया, बोला भाई क्या है? बोला आप भास्कर सत्यजीत है। मैं, हाँ, 1 मिनट दोगे मेरे को? तो बोला हाँ। तो मैंने इसको साइड में ले गया, उसको नारियल दिया, हमने बोले, मतलब मेरे बेटे को कैंसर हुआ था, वो आपकी ही उम्र का था उस वक्त। उसने अनुराग देखी, मरने से पहले उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी। उसका नाम गोल्डन बुक ऑफ इंडिया में है मेरे बेटे का, और वो आपकी पिक्चर देख के होगा।
ऐसी पिक्चरें, ऐसी चीज़ें अब हमें देखने नहीं मिलती क्योंकि लोग क्या वही है मैं आपको फिर से वही बात बता रहा हूँ। फीलिंग्स, इमोशन हमारे में बहुत कम हो गई हैं। हम टेक्निक पे आ गए। सही। हर चीज जज करने लग गया है। हम टेक्निक पे आ गए मतलब हमको टेक्निकल आजकल मैंने बहुत सारे राइटर मिले हैं, एआई में फीड करते हैं। एआई उनको कहानी बता देता है, फिर वो कहानी यहाँ करके कर देते। एआई में इमोशन एआई की माँ नहीं है, एआई का बाप भी नहीं है, एआई का बेटा भी वही। है, एआई का दोस्त भी नहीं है कोई। एआई आपको कहानी तो बताएगा ना, उसमें जीरो ह्यूमर इमोशन हो। आप में वो आएगा ही, वो आएगा ही कि तो लोग शॉर्टकट में जा रहे हैं। अभी आप अगर शोर की कहानी देखोगे, बहुत सिंपल कहानी। बेटा सुन नहीं सकता, करेक्ट। बाप की लाइफ का एम है कि मेरा बेटा बोले। पहले बोलता था, एक्सीडेंट हो गया बोल नहीं सकता, डॉक्टर ने बोला अगर आप ऑपरेशन करवा दोगे बोल पाएगा। उसकी पूरी जिंदगी वो उसके लिए करता है, और जब बेटा बोलने लगता है उसका एक्सीडेंट हो जाता, सुन नहीं सकता। वाह। दैट इज द स्टोरी ऑफ शोर। अब मनोज जी ने ये द गिफ्ट ऑफ द मैगाई करके आया था, एक ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी थी, उससे लेके बनाया था। मगर थॉट देखो आप इमोशन का थॉट देखो कि उसपे बच्चे की पूरी जिंदगी सुनने का मगर इतनी डेयरिंग फिल्म आज की डेट में कौन बनाएगा। पूरी पिक्चर फादर एंड सन, और एक लाइन की स्टोरी है, एक लाइन। बेटा बोल नहीं सकता, जब बेटा बोलने लगता है बाप सुन नहीं सकता। इतनी सी कहानी को उन्होंने शोर बनाया, और शोर में ऐसे बहुत सारे पल हैं जब आप रो पड़ोगे। अगर आप शोर देखोगे ना आपको रोना आएगा। वो कहाँ से ला, कौन बनाया, मनोज कुमार जी ने, राइटर मनोज कुमार जी ने बैठ के वो स्टोरी लिखी। उसकी टाइटल दी शोर। शोर, आवाज, वो शोर से नफरत करता है क्योंकि बेटा बोल नहीं सकता, उसको शोर पसंद ही नहीं है। बेटा बोलने लगता है, शोर सुनना बंद कर देता है वो। अब बहुत डीप कहानी है। चलिए मतलब टाइटल देख के ही लग रहा है जैसे आप ऑनलाइनर बता रहे हो। उसका क्लाइमैक्स में जब वो नहीं सुनता ना, वो ऊपर देखता है तो प्लेन उड़ रहा होता है, उसको उसकी आवाज नहीं आ रही, बट इज हैप्पी। शोर खत्म हो गया इससे। ये लोग तो ये मनोज कुमार थे, ये मनोज कुमार थे। अब मनोज कुमार जी एक ऐसी ऐसी मतलब बेंचमार्क मार के गए, टच नहीं कर सकता उसको एटलीस्ट ना। आई डोंट नो आगे फ्यूचर में कोई कर जाएगा। कि अगर आज के जनरेशन के कोई बच्चे या किसी को भी डायरेक्शन या राइटिंग में आना है तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि क्या करे, वो किस तरीके से एक राइट ट्रैक पर है? डायरेक्शन के लिए सबसे अहम इज नॉलेज ऑफ अ स्टोरी, हाउ टू पिक अप व्हाट स्टोरी। मैं ये नहीं बोलता आप खुद राइटर, अगर आप खुद लिखते हो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं लिखते हो योर चॉइस ऑफ स्टोरी और चॉइस ऑफ फिल्म्स, वो आप एक दिमाग में होना चाहिए, फिर आप डायरेक्टर बनो। और डायरेक्टर बनने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में, कपड़ों से लेके आपका हर डिपार्टमेंट में आपकी नॉलेज होना बहुत, डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सरसरी तौर पे नहीं, डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करिए, उसके बाद आप किसी के असिस्टेंट बनिए। मैं बोलता नहीं हूँ आप जाके संजय लीला बंसाली के बनिए, आप किसी के भी असिस्टेंट बनिए, टेक्निकल नॉलेज ले लीजिए। सीन कैसे कटता है, कैसे बनता, क्या होता है, राइट लेफ्ट क्या होता है, वो हो गया। उसके बाद फिर आप पिक्चर बनाइए, और जो पिक्चर भी बनाई वो पिक्चर जब तक बनेगी आप उस जोन में आपको रहना बहुत जरूरी है। आप पिक्चर बना रहे हो, शॉट खत्म होगा, मेरे को पार्टी करने जाना है ना, मेरे को ये करना है, मेरे को अभी जाके एक पैग लगाना है, वो पिक्चर नहीं बनेगी। बिल्कुल। आपको वो ये 6-7 महीने आपको संन्यास लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर सोचनी है 24/7, तो ही आप डायरेक्टर बन सकते हैं, तो ही बनोगे। मतलब जैसे बेसिकली कोई एक्टर कोई रोल के लिए अपने आप को उसमें डाल। बिल्कुल, डायरेक्टर डायरेक्टर को तो हर रोल में ढलना है, हम्म। उसको हर रोल में ढलना है। जो हीरो है विलन है, वो उसको विलन भी बन जाना है, उसको क्या कहते हैं हीरोइन भी बन जाना है, उसको सब कुछ बन जाना है। और पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको देखना, मैं इसको पिक्चर को बेटर कैसे करूँ, इसको और बेटर कैसे करूँ। और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी कन्विक्शन।
कि मैं ये बनाऊंगा, यही लोगों को पसंद आई। देखो मैं ये बनाऊंगा, सर नहीं आप ये कर लो, हाँ ठीक है ये कर लेते, सर नहीं अब वो अगर वैसा टाइप अगर सोचे तो आप जिंदगी में कभी अच्छे डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। एक आधा हिट हो जाएगी, एक आधा हिट बन जाती है फ्लूक में, मगर उसके बाद नहीं। तो ये जैसे आपने ये बता रहे हो ना कनेक्शन वाली बात, तो इससे मैं ना एक डायरेक्टर हैं राजामौली, कैसे राजामौली, अरे वो तो बहुत बड़े टाइप। तो उनकी चीजें मैं जब वो ट्रिपल आर भी कर रहे थे, उससे पहले जब वो बाहुबली भी कर रहे थे, तो एक्टर्स जो बता रहे थे कि मतलब 2 साल तक हम स्टूडियो में पैक थे, बिल्कुल ना हम किसी मीडिया से मिल पा रहे थे, ना कुछ सोच पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। करेक्ट। और ना वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नहीं, सिर्फ वो भी, मतलब अपने आप को ऐसा कि बस स्टोरी में उन्होंने पैक कर दिया। तो ये बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ही है ना, मतलब एक अपने फिल्म को लेके। एवेटार को 6 साल लगे थे बनने, 6 साल वो निकले नहीं बाहर, करते रहे। तो वो जो मैंने आपको पहले बात बोली, अभी 3 साल राजा मौली जी पैक हो गए ना, उनको वहां की खबर ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, कौन मर गया कौन गया कौन मर गया, वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ नहीं पता। सिर्फ पिक्चर पे तो उनकी पिक्चरों में वो दिखता है, राजा मौली जी की पिक्चर में एक डिटेल दिखती है, हीरो ने क्या कपड़े पहने पीछे, जो पीछे जा रहा है सारा वो क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा है उसने भी क्या पहना है, उसका कॉम्पिलेशन होता है कि नहीं होता है, वो मेरा ब्रेक करके आया, मेरे को ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी फ्रेमिंग क्या होगी, वो ऐसे बैठे बैठे नहीं होती है। बिल्कुल। डायरेक्टर का क्या आजकल मैं देखता हूँ, वेब सीरीज बन रही है तो क्या होता है, सारा कुछ बना हुआ आता है, स्टोरी बोर्ड वोर्ड सब बनी होती है, वो आके शूट करके निकल जाते हैं। मोस्टली। स्टोरी बोर्ड बनाओ, मेंटली आपको पता है शॉर्ट स्टोरी बोर्ड आपको सब होना चाहिए, मगर वही बात है लकीर के फकीर है, आज मेरे को इतने शॉर्ट लेने हैं, मेरे आ गया स्टोरी बोर्ड, टाक 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 टाक, ये आंख निकल गई, आप भूल गए कि हो सकता है वो सीन में मेरे को शॉर्ट काटना ही नहीं था, बिल्कुल हो सकता है। मेरे को एक ही शॉट में पूरा सीन लेना था। ये बेसिकली टोटली एक डायरेक्टर के वो डायरेक्टर का कंसेप्ट है, वो डायरेक्टर सोचता है उसके बारे में, बैठता है, बर्डमैन बनी थी एक ही शॉट में पूरी पिक्चर, कट ही नहीं हुआ, शॉट ही कट ही नहीं हुआ, अच्छा, वन टेक। वन टेक बर्डमैन पूरी एक शॉट बनी है, ऐसी बहुत सारी सीरीज बनी है वन शॉट। इस एक एक मेरे भी एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट पे 1.5 घंटे की एक वन टेक फिल्म बनाई, और उनको कितने सारे अवार्ड मिले हैं बाहर कंट्रीज में। इंडिया में तो अपने को मिले, एक दो मिले हैं, बट बाहर बहुत सारे मिले। देखो फिल्म बनाने का कोई ग्रामर नहीं है, बिल्कुल। जस्ट के बाद बट आएगा, बट के ऊपर जीरो लगेगा, कुछ नहीं, ग्रामर आपके हाथ में है। आप जो दिखाओगे लोग वो देखेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। आपको अगर लगता है कि इसमें मेरे को 15 शॉट काटने हैं, तो आप 15 शॉट काटो। यहाँ आपको लगता है कि मेरे को अभी क्या है, टेलीविजन और इनका काम तो बहुत ही उनको उधर नहीं जमा, क्लोज ओवर शोल्डर मास्टर शॉट, क्लोज ओवर में डिमिंग नहीं करता, मगर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल। आप स्पॉट बॉय को बोलोगे ना बैकअप कितने बजे, अभी आधे घंटे में होने वाला है, क्यों अभी ओवर शोल्डर चल रहा है, स्पॉट बॉय को भी पता है वो कोलोजम हो गया ऐसा, ओवर शोल्डर चल रहा है, फिर 2 ट्रॉली चलेगी पैकअप हो जाएगा। तो ये टीवी का काम है, बेसिकली रिपीट हो रहा है, क्रिएटिविटी ही। क्रिएटिविटी नहीं है, सही बात। तो ये काम नहीं करो, अगर डायरेक्टर बनना है, आपको अगर ऑफिस का डायरेक्टर बनना है टीवी करो, फिल्म मत बनाओ, फिल्म कभी नहीं चलेगी ऐसे, नहीं चली। आपको डिसाइफर करना है ये टेलीविजन है, ये वेब सीरीज है, ये फिल्म है। वेब सीरीज और फिल्म में भी बहुत फर्क है, बिल्कुल आसमान जमीन। क्योंकि मैं अगर एक शॉट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कनाडा का शॉट लेता हूँ, वो वेब सीरीज में आपको कनाडा का शॉट नहीं लगेगा, छोटा हो जाता है स्क्रीन पे, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल। जो बिगनेस होती है वो स्क्रीन से अलग होती है, तो आपको वो एज ए डायरेक्टर समझना पड़ेगा मैं कौन से मीडिया में हूँ, क्या रिक्वायर। मैं कौन से मीडिया का दूसरा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ, वेब सीरीज कॉम्पैक्ट होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये क्या होता है, ये एक्सपीरियंस से होता सही बात। है। आप जब काम करना शुरू करोगे, आप जब असिस्टेंट बनोगे, जब आप करोगे तो आपको समझ आएगी भाई ये ऐसे ऐसा होता है, मगर ये आपको पिकअप करना है। कई लोग हाफ बेक्ड हो जाते हैं, आधा पक जाते हैं, लोग सोचते हैं मैं डायरेक्टर बन गया। अच्छा। आधा मत पको, पूरा पक जाओ, तुमको पता हो जाना चाहिए कि भाई अब इसके आगे मैं डायरेक्टर कर सकता हूँ, अगर डायरेक्टर बन सकता हूँ, फिर बनो। नहीं तो फिर वही होता है जो मोस्टली आज के लिए तो होता है ना, कि पिक्चरें तो सर कितनी बनती है,
हमको लगता है जो रिलीज होती है बस वही बनती है, बट ऑडियंस को ये नहीं पता कि भाई इससे 10 गुना ज्यादा पिक्चरें बनती है, अरे बहुत बनती हैं। और वो बनती हैं या तो फिर बिकने के लिए बस इधर उधर घूमती रहती है, नहीं तो फिर ड्राइव में कॉपी होके बस बड़ी बड़ी रहती हैं। तो वही बेसिकली ये कब होता है लोग, मैंने ऐसे बहुत सारे, जैसे एक तुम मार आई थी, अरे ये कमाल की फिल्म थी। बहुत कौन सा स्टार, को बड़े स्टार कुछ नहीं। हैं, खुद के पैसे डाल के खुद का घर गिरवी रख के एक करके उन्होंने पिक्चर बनाई है, क्या पिक्चर है, वही बोल रहा हूँ, दिल से बनाई। हैं? लो- उसने सोचा नहीं अगर पिक्चर फ्लॉप हो गई मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। आऊंगा तो आऊंगा, मैं बनाऊंगा। वो गट्स होनी चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके की तुम्बाड़ फिल्म बनी है, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। कम नहीं। इनफैक्ट हॉलीवुड उससे सीख सकती है। हॉलीवुड तुम्बाड़ से सीख सकती है किस तरह हॉरर फिल्म बनाई जाती हाँ, मतलब इतने कम बजट में शेयर था सारी चीजों को लेके, है। और हॉलीवुड एक की फिल्म चाराने में बनी है, हॉलीवुड की चाराने की बजट में बनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये मेरे को लगता है उनका 1 या 2 डे के शूट का बजट में बन गया। एकदम एकदम। तो मैंने जो आपको पहले कहा कि पिक्चर इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। अगर आप कमर्शियल भी बनाते हो, मनमोहन देसाई जी कमर्शियल भी बनाते थे, दिल से बनाते। मनमोहन देसाई की कहानियां कमाल होती थी, हेवायर होती थी, बहुत कन्विक्शन से बनाते थे, दिल से बनाते थे। उनको मालूम था हाँ ये होगा, ऐसा होता है। तीन भाई बिछड़ जाते, तीन भाई हमारे अकबर एंथनी बन जाते। उनको उनको जब तीनों को ये क्या कहते हैं, बिगिनिंग में अमर अकबर एंथनी के टाइटल में माँ को खून दे रहे, माँ को खून दे रहे। जब इंग्लैंड में पिक्चर चली बीबीसी पे, तो एआई मेडिकल इंस्टीट्यूट पे फोन आ गया। बोला आपने कोई इजाद करती है क्या? बोला क्या? बोला डायरेक्ट खून लेके आप डायरेक्ट खून डाल रहे हो, मतलब डायरेक्ट खून तीनों का लेके एक औरत में डाल रहे हो। ये बहुत बड़ी इनोवेशन है, क्योंकि खून लेते हैं फिर उसको आप डाल के फिर डालते हो। डायरेक्ट खून जाता नहीं, गन्ने का जूस थोड़ी है तो यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मनमोहन देसाई जी की कन्विक्शन थी वहां। वो नहीं देख रहे थे टेक्निक, वो देख रहे थे यार तीन तीन बेटों ने अपनी माँ को खून दिया, खाना सो इसमें पब्लिक रो रही है। तो ये होती है कन्विक्शन, डायरेक्टर की कन्विक्शन। अगर जैसे बहुत सारे ऐसे न्यू कमर भी आते हैं ना, कहते हैं ना कि आपने जैसे एक वर्ड बोला सिल्वर स्पून, पैसे बहुत उनके पास आते हैं, या वो बोलते हैं कि सर मैं मुझे ना लॉन्च करो आप, और आपके पास में स्टोरी है तो ठीक, नहीं तो ले लो और मुझे लॉन्च करो। तो वैसी सिचुएशन में आप उसकी एक्टिंग स्किल देखना चाहेंगे कि आप पे बने कि नहीं, मुझे बस बनानी है तो मैं बना दूंगा ऐसा। मैं नहीं बनाऊ, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई बनाना चाहता है तो मगर उस लड़के में अगर जर्म्स है, उस लड़के में या लड़की में, उसमें वो जर्म मेरे को दिखाई देते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकता है, इसकी प्रेजेंस है, एक्टर अच्छा है, एक्शन अच्छा करता है, कुछ अच्छा करता है, बिल्कुल। डेफिनेटली बनाऊंगा। हाँ, मतलब उसे पैशन है कि भाई मुझे करनी है ये चीज। 100% बनाऊंगा। क्योंकि अगर देखो, जो एक्टरों के साथ काम करके पिक्चर बनती है उसका आप काफी जगह पे कॉम्प्रोमाइज करते हो। आप एक यंगस्टर के साथ पिक्चर बनाते हो ना, तो फुल कन्विक्शन के साथ वो आपकी पिक्चर होगी। तो बनाऊंगा, लेकिन उसमें वो उतना जर्म होना चाहिए। तो सर जैसे आपने आपकी जर्नी बचपन से स्टार्ट हुई और अब तक अभी आप एज अ डायरेक्टर राइटर आप काम कर रहे हो, बट अगर आपको एक वर्ड अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ऑडियंस कैसे याद रखे, एज अ चाइल्ड एक्टर या एज अ डायरेक्टर इन फ्यूचर? देखो एज अ चाइल्ड एक्टर तो मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे, जब जब जाएंगे जनरेशन से जनरेशन भूल नहीं पाएंगे। श्योर। लेकिन मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि जब मैं दुनिया छोड़ूं तो मुझे एज अ डायरेक्टर एक्टर याद रखे, चाइल्ड एक्टर, कि ये चाइल्ड एक्टर थे जो डायरेक्टर बन गए। जैसे कि एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा इसमें हम्म। कि आपने धर्मेंद्र सर के साथ काम किया है, और आपने राजेश सर के साथ में काम किया है, मतलब ऐसे आप काफी दिग्गज लोगों के साथ में काम किया, राज कपूर जी, लोहारा शेखपुर सर के साथ में काम। अशोक कुमार जी। तो इन सारे जो लोगों के साथ आपने जो काम करा है, और आज के जो जनरेशन में आप जो अगर आप एज डायरेक्शन काम करते हो या एज एक्टर काम करते हो, तो जो कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म में क्या डिफरेंसेस है पहले के टाइम पे और अब के टाइम के एक्टर? देखो अभी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो गया है, इन द सेंस के टाइम पे आना और स्टोरी पढ़ना, डायलॉग पढ़ना और रेडी होके आना। करेक्ट। उनके टाइम पे, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। सेट पे आते थे, डायलॉग मिलता था, स्टोरी का एक आइडिया होता था,
तो हमारा एक्टिंग का जो होता था इम्प्रॉम्प्टू, जो भी हम कर गए, तो वो भी एक तरीका है पिक्चर बनाने का। लेकिन आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो प्रोफेशनलिज्म बढ़ने से एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। आप प्रिपेयर्ड आते हो तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मगर अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड आते हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी फीलिंग है, आपको अपना रोल, अपनी लाइन सारी याद होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत वर्नेबिलिटी, थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट जो आदमी रहता है ना, वो अच्छा काम करता है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना। जहाँ आप बढ़ गए और आपने बोला मैं तो यार स्टेज कैरेक्टर हूँ और मैंने ये किया और मैं ये करता हूँ, वो मोनोटोनी, आपका नेचुरलिज्म खत्म हो जाता है और आप एक ही चीज में आप काम करते जाते हो। वो आपको लगता है अच्छा, कुछ दिन अच्छे लगते, फिर वो आपको बोर करने लगता है ना। सेम चीज देख लो, आप अमित जी को देख लो, आप बड़े बड़े एक्टर को देख लो, इनका स्टाइल वही रहेगा, मगर कुछ कुछ अलग होगा। वो जो कुछ अलग क्यों हो जाए, क्योंकि अंदर से वो थोड़े नर्वस होते हैं। आप मेरी बात या मानना, जितने बड़े एक्टर, दिग्गज एक्टर रहे हैं हमारे टाइम में, उनके अंदर थोड़ा नर्वसनेस रहती थी। मैं जब भी काम, मैं खुद जब भी कैमरा फेस करता था, वो थोड़ी नर्वसनेस, और वो जो थोड़ी, आप भी जब काम करते हो ना स्पेशल इफेक्ट में, थोड़ी नर्वसनेस रहनी चाहिए। बिल्कुल कि भाई पसंद आएगा। पसंद आएगा नहीं आएगा, क्या मैं करेक्ट मारूंगा, गलत तो नहीं लगेगा। तो ये आज के एक्टरों में थोड़ा मैं मिसिंग दिख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। बहुत ज्यादा, टू मच कॉन्फिडेंस है। तो टू मच कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, पहले पहले अच्छा लगता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये रोबो कॉप है या इसमें कोई मतलब आगे कुछ। और अच्छा ये उनका कि मैं क्या कहते हैं, मैंने एक बार असरानी जी से पूछा था, तो असरानी जी को मैंने बोला था, वो टीचर रह चुके हैं एफटीआई के टीचर। जया दीदी उनके अंडर थी, जया भादरी जी उनके अंडर, जया बच्चन जी उनके अंडर थी। अच्छा तो उनको मैंने पूछा कि आप इतना ट्रेनिंग लेके आए, तो आप क्या कहते हो एक्टिंग के बारे में। ही सेज एक्टिंग ना किसी को सिखाई नहीं जाती। आप इंस्टीट्यूट से हो, आप एनएसडी से हो, आप फलाने से हो, आप एक्टर से, एक्टर बेसिकली जो अच्छा होगा ना, वो अच्छा ही होगा। आप यहाँ पे पॉलिश कर सकते हो, थोड़ा डायमंड तो थोड़ा पॉलिश कर दिया, बिल्कुल। लेकिन एक्टिंग आप किसी को सिखा नहीं सकते। हाँ, किसी के दिमाग में नहीं डाल। जैसे आप पेंटर थे, पेंटर को पेंटिंग नहीं सिखा सकते, गाना बोलो सब नहीं गा सकते, उसी तरह एक्टिंग भी सब नहीं कर सकते। और आप एक ही लाइन, एक ही थिंग, एक ही इमोशन सबको दो, अलग अलग होगा। सबका अलग होगा, किसी की इंटेंसिटी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो वो गॉड गिफ्ट होता है। तो आज की डेट में क्या होता है, मैकेनिकल हो गए, मुझे ऐसा लगता है एक्टर मैकेनिकल हो गए। तो ठीक है, हम अपना दूसरा सेगमेंट चालू करते हैं, एआई सेगमेंट। Presenting AI segment. तो सर पहला सवाल हमारा एआई से रिलेटेड रहेगा कि कल के डेट पे अगर एआई एक पूरी फीचर फिल्म डायरेक्ट कर दे, अब बना दे, तो एज अ ऑडियंस, क्या ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेगी, या ऑडियंस ये बेसिकली ह्यूमन टच और ह्यूमन इमोशंस को, कहता ना, ह्यूमन इमोशंस की कमी को महसूस करेगी। डेफिनेटली होगी। ह्यूमन इमोशंस के बिना एआई पूरी पिक्चर नहीं बना पाए। मतलब उसके कोई तो चाहिए जो उसको बताए बेसिकली कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। बिल्कुल, उसको आपको फीड करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ इमोशन चाहिए। एक भाई का इमोशन डालो, माँ का इमोशन डालो, दोस्त का इमोशन डालो, चीटिंग। देखो कहानियां तीन ही है दुनिया में, मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस सोसाइटी, मैन वर्सेस हिमसेल्फ। तीन ही कहानियां है, चौथी कहानी है नहीं दुनिया में। वो आप उसको फीड करोगे तो ही वो निकालेगा, मगर वो इमोशनल क्लैश निकालेगा, फिर आप उसको इमोशन देना पड़ेगा। तो आप सीधा एआई के साथ टाइप करके पिक्चर नहीं बना पाओगे। तो सर एक एआई से रिलेटेड हमारा सवाल बेसिकली हर गेस्ट से रहता है, तो आपसे भी ये सवाल रहेगा कि एआई एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर में, मतलब एआई का हमारे ऊपर में एज अ ह्यूमन बीइंग क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये किस तरीके से बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, या आने वाले समय में ये और कितना बेसिकली ह्यूमन को इफेक्ट करेगा। तो इससे मतलब बेसिकली इस पे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हो इस बार। देखो अच्छा तो बहुत है, कोई भी प्रोग्रेशन अच्छी होती है, इसका फायदा ही होगा।
मगर एआई का काम कहाँ होगा? आपकी जगह, स्पेशल इफेक्ट्स, वहाँ पे एआई का काम होगा, करेक्ट? एआई का काम होगा शूटिंग के वक़्त, ऐसी चीज़ें क्रिएट करना जो हम नहीं कर सकते, एआई क्रिएट करेगी, करेक्ट? कैमरास के लिए, इक्विपमेंट के लिए एआई, करेक्ट? ये सब पे बात। मगर एआई जब वही मैं बोलता हूँ जहाँ पे हमारी पर्सनल बातें शुरू होगी, जहाँ पे आपने एक एक्टर कैरेक्टर क्रिएट कर दिया और उस एक्टर की इमोशन डालने के लिए आपको कुछ और डालना पड़ेगा। इनके साथ अगर मिलके एआई के साथ काम किया जाए, टू एन एक्सटेंट कि एआई आपका 30% काम कर रहा है, 70% आप काम कर रहे हो, वो कॉम्बिनेशन जो चलेगा, वो बहुत अच्छा हो। मगर 70% अगर आप एआई डालोगे, 30% वो गड़बड़ हो जाएगी। शोर शॉर्ट हो। ऑलरेडी ऑस्कर वालों ने बोल दिया है कि जो भी एआई से स्क्रिप्ट आएगी, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में भी मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने क्लियरली ये जस्टिफ़ाई किया है कि एआई रिटेन स्क्रिप्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टोरी में कभी-कभी फँस जाते हो, टेक्निकलिटी में फँस जाते हो। कि मर्डर हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, अब इसके आई विटनेस क्या है? आप ढूँढ रहे हो, मगर वो आप एआई को दे दो, वो आपको 5 मिनट में बता देगा उसपे कैसे फँसा। वो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। मगर जिसका मर्डर हुआ है, वो एआई आपको नहीं बता सकता है। भाई का हुआ है, बहन का हुआ है, सिस्टर का हुआ है, ब्रदर इन लॉ का हुआ है, एक अनजाने आदमी का हुआ है। अगर आप वो सारा कुछ उसको दे दोगे ना, तो स्टोरी पूरी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो सर आज का हमारा दूसरा सवाल है कि आज के डायरेक्टर्स के लिए बेसिकली एआई सीखना जो है वो कंपल्सरी है या फिर एक फ्यूचर सर्वाइवल है? मेरे ख्याल से एआई डायरेक्टर को समझना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए। समझ जाना चाहिए कि मैं अगर इसको ये फीड करूँगा तो ये जैसे मैं कभी-कभी बात करता हूँ एआई के साथ, ऐसा बताइए, वैसा बताइए, वो मेरे को बात करके बताता है। हीरो का नाम ये वो सब बस हो जाता है। और एआई को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एज़ अ डायरेक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और आगे आपने क्या बोला? तो मतलब आगे मतलब बेसिकली कि एज अ डायरेक्टर अगर आप एआई सीख रहे हो तो ये आपके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए बेसिकली ज़रूरी है, मतलब कहते हैं ना जीने के लिए सर्वाइवल के लिए क्या ये ज़रूरी है? हाँ, ये तो इनोवेशन है ना, ये तो आपको सीखना ही है। आप इनोवेशन को कैसे नहीं सीखोगे? आप पीछे छूट जाओगे। आज की डेट में हम भी हम उस जनरेशन के हैं, हमको मुश्किल होती है। ये फॉरवर्ड करो, उसको पीडीएफ में बनाओ, ये हमको नहीं आता है। बट हमने सीखा, हम नहीं सीखेंगे हम पीछे रह जाएँगे। हुँ। आपको सीखना है, आपको जैसे आज आज एक 5 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाता है। हमको तो पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या होता है। ये तो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस के साथ आपको प्रोग्रेस करना ही है। अदरवाइज़ पीछे-पीछे। अ, तो मेरा सा बेसिकली दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कल के डेट पे अगर एआई आपके स्टाइल को एनालाइज करके अगर आपकी जैसी ही पिक्चर बना दे, तो आप बेसिकली इस चीज़ को एप्रिशिएट करोगे या एज़ अ कंसर्न देखोगे? अगर वो मेरी टाइप की फ़िल्म बना देगा, तो भी मैं उसको चेक करूँगा एक बार, है ना? और आई विल एप्रिशिएट इट। अगर उसने मेरी टाइप टाइप की फ़िल्म बना दी, तो एप्रिशिएट करूँगा, मेरा काम कम हो जाएगा। बट सर इससे कहीं न कहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। 100% बढ़ेगी। कोई फ़िल्म बेसिकली बनाने के लिए तकरीबन 500,000 लोगों की क्रू का काम होता है, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा बेसिकली, 5 से 5 साल के बाद एक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना? आप वॉइस सैंपल ले लोगे, उसको एक बार एक दिन बुला के उसका कर लोगे और वो हो जाएगी। मेरे को चाहिए ही नहीं, एक्टर चाहिए ही नहीं, आप 1 दिन का क्या लोगे? और फिर वो बोले मैं 1 दिन का 2 करोड़ लूँगा, ले भाई 2 करोड़ खत्म कर आगे बढ़। आप चाहिए ही नहीं, मेरे को एक ऐसा टाइप का आदमी चाहिए, मुझे एक अमित जी का, धर्म जी का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन बन गया, वो आपका हीरो हो गया, बना दो पिक्चर। बिल्कुल। तो मुझे पहले पता चल गया था कि एक्टर ऑब्सोलीट होने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्शन में आ गया था। तो बेसिकली सर हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा कि कल के डेट पे अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पूरी तरीके से कॉपी करके अगर एआई से फ़िल्म बनाई जाए, तो बेसिकली उस कैरेक्टराइज़ेशन का ओनरशिप किसका होगा? एक्टर का होगा या फिर किसका होगा बेसिकली? एक्टर की होनी चाहिए ना। मतलब डिजिटाइज़ करनी हो। अगर मैं डिजिटाइज़ आप मेरे को कर रहे हो, तो आप मेरे को ही डिजिटाइज़ कर दो ना, तो आपको मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी भाई मैं आपका कर रहा हूँ तो लूँ। मगर बात वहीं आके ज़ीरो हो जाती है। आप मेरे को डिजिटाइज़ कर सकते हो, थोड़ा चेंज कर दियो, खत्म हो गई बात। वो हाँ, तो आपका डुप्लीकेट है। बिल्कुल, बिल्कुल।
अभी हाँ डुप्लीकेट घूम रहे हैं ना, अनिल कपूर, धर्मेंद्र जी के अपना अभिजीत के डुप्लीकेट घूम रहे हैं, उसको आप थोड़ी केस कर सकते हो उसमें, वो नाम चेंज कर देगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल है ना, नाम चेंज करके कहा जाएगा, आपको लग रहा है अरे वो कैरेक्टर है, नाम उसका चेंज हो गया, उसने अपना नाम संजीव रख लिया और है अमित जी दिख रहे हैं। तो सर आप ऐसा तो बेसिकली आप ऐसा मानते हो कि एआई आने के बाद से ना कहीं हमारी काम करने की स्पीड हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। बिल्कुल। बेसिकली हमारी काम करने की स्पीड बढ़ गई है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमको एक शॉर्टकट लेने का कहते हैं ना आदत पड़ रही है कि हम किसी भी चीज़ के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। इसके गलत आदत है, ये ऑब्वियस बात। गलत आदत है, मगर वो लगेगी, मगर हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, ये तो प्रोग्रेस है, वे बताओ लाइफ में। अभी देखो, एक जमाने में इसका कोई महत्व नहीं था, दुनिया मस्त चल रही थी, अब इसकी आदत पड़ गई है। आप एक आदमी का मोबाइल छुपा दो, हार्ट अटैक से मर सकता है। बिल्कुल। आप 10 मिनट छुप, मैंने एक अपने आदमी दोस्त का छुपा दिया था, वो उसको एंजाइटी हो गई थी, मरने वाला था, फ़ोन छुपाने से। बिकॉज उसकी सब कुछ इसमें है ना भाई, इसमें आपके सीक्रेट भी है बहुत कुछ, और आपकी नॉलेज, इन सबको हमारी नॉलेज है। हाँ मैं अमेरिका जाने की टिकट बुक करता हूँ ना, तो मुझे वहां से एयरबीएनबी और होटल के आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इनको सब पता चल रहा है। इनको पता है आप क्या खाते हो, आपकी क्या चॉइस है, आप किसको वोट देने वाले हो, आप कहाँ हो इस वक्त, आप क्या कर रहे हो, इनको सब नॉलेज है। और वो कौन उसको कर रहा है आपको नहीं मालूम, मगर उनको सारी नॉलेज है आपकी। आप कौन सा कलर पसंद करते हो, उनको नॉलेज है। तो ये तो होना है, देखिए जो दुनिया होगी 50 साल 100 साल के बाद, जो हमारे बच्चे देखेंगे, वो एक अलग ही दुनिया होगी। वो तो क्या दुनिया होगी, आप सोचो मैं यहाँ बैठा हूँ आज, तो फिर आपको उठा के और एले एले पहुंचा देंगे आधे घंटे पता नहीं कौन। इधर से ही। आपका है किया जैसे किया था, टक 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 हुआ, चुर्र गुल हुआ आप हाँ पहुंच गए। तो कैसे स्टार वॉर्स में होता था, यहाँ से लाइट आई हम पहुंच गए। टाइम बेसिकली आने वाले समय में टाइम ट्रैवलिंग ही पॉसिबल होगा। टाइम ट्रैवलिंग होगी, वो हो सब होगा, मगर क्या है, हमको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो लेकिन आज भी सर ऐसा है कि हमारे इंडिया में ना टेक्नोलॉजी को लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो मैं एक मेरा किस्सा बताता हूँ। मैं जब 2015-16 के आसपास में जब पेमेंट डिजिटलाइज हुआ था, तो उस समय हमको भी ये चीज़ डर लगता था कि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, तो एक डर सा कि कहीं हमारा पैसा कहीं जा तो नहीं रहा, या फिर बेसिकली हमारा अकाउंट कोई हैक तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कंसर्न एक्चुअली था। और आज भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोगों को आज भी डिजिटलाइज चीज़ें करने में कहते हैं ना डर लगता है कि कहीं इससे मुसीबत में ना पड़ जाऊँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं है, नहीं है, मतलब वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा चाइना में तो अंगूठा दिखाते हैं, पेमेंट के लिए। हाँ ऐसा अंगूठा अंगूठा दिखाया पेमेंट हो गई, कम पेमेंट, अब ये दिखा दिया, ये दिखा, जो नहीं दिखा नहीं दिखा। दुनिया कितनी एडवांस हो गई। हाँ तो ये होना ही है, ये तो होना ही है। ठीक है सर, तो चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में। बेसिकली हमारे शो का जो लास्ट सेगमेंट है, रैपिड फायर राउंड। Presenting rapid fire round. तो सर आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप इंस्टेंटली बेसिकली क्या चूज करेंगे, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, आप क्या चूज करेंगे? एक्टिंग या डायरेक्शन? डायरेक्शन, स्क्रिप्ट या स्क्रीन? स्क्रीन मतलब स्क्रीन पे दोनों। थिएटर रिलीज या ओटीटी थिएटर। रिलीज? वन मोर टेक या ओके मूव ऑन? ओके मूव ऑन। मॉर्निंग शॉट या नाइट शॉट? आई प्रेफर मॉर्निंग। बिग बजट या ब्रिलियंट स्क्रिप्ट? ब्रिलियंट स्क्रिप्ट। परफेक्शनिस्ट या डेडलाइन? इम्प्रोवाइजेशन। वन जोनर यू कैन डायरेक्ट फॉरएवर? The genre that I can direct whatever, action। एक एक्टर जिनको आप हमेशा से डायरेक्ट करना चाहते थे, धर्म जी बट अब तो रहे नहीं। नहीं रहे। बट अभी का आप अभी ऐसे कौन से एक्टर होंगे जिनको आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? हाँ मेरे ख्याल से आज की डेट में आई वुड लाइक टू डायरेक्ट सनी। तो कहते हैं ना बेसिकली एवरग्रीन हमने गाने सुने हैं, तो एवरग्रीन एक्टर भी वो एक्चुअली रहे हैं। एक्टर भी है क्योंकि उसने मेरे को डायरेक्ट किया, अच्छा। तो मैं उसको डायरेक्ट करूँगा। अच्छा, तो कौन सी पिक्चर में बेसिकली उन्होंने आपको डायरेक्ट किया था? घायल। अच्छा, घायल में। घायल दुबई में था ना, अच्छा, तो वो उनकी डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन दिया। और वैसे भी वो मेरा बहुत खास दोस्त है और बहुत प्यारा इंसान है,
और मेरा जेन्युइन फ्रेंड है, तो मैं उसको डेट कर और सनी सेंसिटिव एक्टर है, बहुत सेंसिटिव एक्टर है, तो मैं सनी को डेट करना चाहूँगा। अभी उनकी एक्चुअली लेटेस्ट फिल्म आई थी इक्का, वो देखी मैंने, बहुत अच्छी फिल्म है एक्चुअली। बहुत कमाल का है। मतलब सनी का फिर से मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ से काम करता है, यहाँ से दिल से एक्टिंग करता है, यहाँ से ही सब कुछ करता है, दिमाग नहीं लगाता साथ में, दिमाग में ज़्यादा नहीं घुसने का, यहाँ से ही करो जो करना है, अच्छा लगा तो है, अच्छा नहीं लगा तो बाय-बाय, टाटा, नहीं करूँगा। तो बेसिकली सर कुछ 2-4 और सवाल रहेंगे आपसे हमारे वन लाइनर फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कि ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्री का कौन-सा मिथ है जिसको आप बाजी तोड़ना चाहेंगे? मिथ हुँ। मिथ यही है कि आप बड़ी पिक्चर बनाइए तो हिट होती है, बहुत बड़ी मिथ है। आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है और स्टोरी आपने अच्छी बनाई है, तो छोटी पिक्चर भी हिट होती है। एक बेसिकली एक हैबिट जो हर डायरेक्टर को छोड़ देनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ज़्यादा लोगों से सुनना नहीं चाहिए, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जो है आपकी कनेक्शन है, आपको ही करना है, सुनो सबकी, करो अपनी। तो सर अगर कल की डेट पे आपके पास में 1 करोड़ और 100 करोड़ 2 ऑप्शन हो फ़िल्म बनाने के लिए, तो कौन से बजट में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे और कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे? वो स्क्रिप्ट पे, अच्छा। अगर मुझे लगता है कि 1 करोड़ में मेरी पिक्चर बन जाएगी, मैं 100 करोड़ लूँगा ही नहीं, और मुझे लगता है कि 100 करोड़ की है, मैं 100 करोड़ लेके बना। अपने फ़िल्म सेट पे बेसिकली सबसे ज़्यादा रीटेक्स कौन लेता है? एक्टर, डायरेक्टर या हमारे कैमरामैन? मेरे हिसाब से एक्टर फर्स्ट एंड कैमरा, ऐसा जाएगा। अ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अ, आपका हमारे शो पे आने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे अपना कीमती वक़्त देके आए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे ऑडियंस को भी आपकी सारी कन्वर्सेशन पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। मेरा भी बहुत प्लेज़र है, और बिकॉज़ यू आर देयर, तो फिर तो ये घर की बात ही होगी। ऑल राइट। थैंक्स अगेन सर, आपको वन मोर टाइम कि आप हमारे शो पे आए, हमारा इतना कीमती वक़्त दे दिया आपने। एंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ में, किसी नए थ्रिल के साथ में।